मेरे सामने जिनको आप बैठा देख रहे हो, ये दिखने में जितनी ही साधारण है, इनकी कहानी उतनी ही ज्यादा असाधारण। ये कहानी उन तमाम सारे लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए मिसाल बनेगी जिनके सामने शादी नाम की तलवार लटकती रहती है। वो ये सोचते हैं कि घर वाले उनकी शादी कर देंगे, और अगर शादी कर देंगे तो पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी, और ससुराल में जाने के बाद पता नहीं पढ़ाई होगी या नहीं। ऐसी तमाम सारी जो झंझटों में उलझ करके लड़कियां रह जा रही हैं, उन सभी लड़कियों के लिए ये कहानी एक मिसाल है। क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है पूनम यादव। पूनम यादव, जिन्होंने इस बार ना केवल जेआरएफ हासिल किया, जबकि केवल यूट्यूब के दम पर हासिल किया। इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, केवल यूट्यूब के बेसिस पर इन्होंने जेआरएफ हासिल किया। और कहानी में सिर्फ ये खास नहीं है कि यूट्यूब के बेसिस पर इनका जेआरएफ हो गया, जबकि इससे भी ज्यादा खास ये है कि पूनम यादव की 5 साल पहले शादी हो गई थी और 4 साल की इनकी बेटी है। तो सोचिए कि 4 साल की बेटी, शादी हो चुकी है और पढ़ाई भी चालू है, बीच में ब्रेक भी लिया, बीएड भी कर लिया, फिर जेआरएफ का मन बनाया, और फिर नतीजा ये निकला कि आज ये हमारे सामने इंटरव्यू दे रही हैं और बिना किसी सब्सक्रिप्शन लिए। तो इनकी ये तैयारी कैसी रही? हम कहते हैं कि सफलता क्या है? जब आप कोई टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उसको सफलता कहते हैं। ऐसी ही सफलता की बानगी आज हम पूनम यादव से सुनते हैं कि पूनम यादव की क्या कहानी है। एक छोटे से तहसील से, जिले से आने वाली पूनम यादव, जो जयपुर के पास है, क्या बताया था आपने? कोटपुतली से पूनम यादव आती हैं, और वहां से इनका सफर कैसे यहाँ तक का रहा, क्या इन्होंने कुछ अचीव किया है, आइए जानते हैं। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो पूनम की मेरी पहली मुलाकात है, क्योंकि अब तक ये हमसे यूट्यूब पर ही मिलती रही हैं। यूट्यूब पर इन्होंने खूब पढ़ा है। जैसे आप तमाम सारे बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते रहते हो, ऐसे ही पूनम भी आप में से ही एक थी, और उसमें से निकल करके वो जो तमाम सारे नाम फ्लैश होते रहते हैं, उन नामों से निकल करके आज पूनम हमारे सामने यहाँ पर बैठी हैं। तो पूनम, क्या था आपका सफर? आपने बताया कि आपकी 4 साल की बेटी है। जी सर। और आप मुझसे ये भी कह रहे थे कि आपका जो तैयारी है उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी बेटी, आपकी बेटी ही है। अगर सर वो नहीं रुकती ना तो उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। अरे वाह। वो मेरे, ये मान लो आप, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम वही है। और एक मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा, आज भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत, मेरी ससुराल पक्ष बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। तो ये कह रही हैं कि इनकी बेटी बड़ी सपोर्टिव है। अब 4 साल की बच्ची क्या जाने कि वो कितनी सपोर्टिव है। बात इस चीज में है कि आपका नजरिया किसी चीज को देखने का क्या है। यानी अगर आप किसी को अगर रुकावट मानेंगे तो वो रुकावट बनेगा, अगर आप किसी चीज को सपोर्ट मानेंगे तो सपोर्ट बनेगा। तो पूनम कह रही है इनकी जिंदगी में जो कुछ भी मिला वो सब इनको सपोर्ट के तौर पर मिला, पर ऐसी बात नहीं है। सेम सिचुएशन अगर किसी दूसरे की जिंदगी में होती, हो सकता है उसका देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता। खैर पूनम, आप बचपन से ही थोड़ा सा ठीक ठाक रही हैं पढ़ने में, मैं देख रहा था आपके परसेंटेज वगैरह। तो आप ये बताइए कि आपकी एमएससी आपकी कब हुई थी? 2022 में, यानी एमएससी से पहले आपकी शादी हो चुकी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही शादी हो गई थी। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप कह रही थी कि आपकी बेटी प्रीवियस में ही हो गई थी? हाँ, प्री में थी। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था तो प्री में एग्जाम नहीं हुए थे। अच्छा, प्री में एग्जाम नहीं हुए थे। तो फिर जब आपका मतलब एमएससी हो चुका, फिर आप कह रही थी कि बेटी हुई, तो फिर ब्रेक भी लिया? हाँ, बेटी हुई तो मैं घर पे थी उस टाइम पे 2 साल तक। 2 साल तक आपने ब्रेक लिया? हाँ सर। तो पूनम, कितना मुश्किल होता है कि 2 साल तक आप घर पे थी और उसके बाद वापस से तैयारी स्टार्ट करी? वो तो सर क्या ही बताऊं, वो तो मैं ही समझ सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक छोटी सी गुड़िया को छोड़ के आना और, लेकिन मेरा ये था जेआरएफ के नेट के लिए मेरा कोई वो नहीं था। मैं आई थी फर्स्ट गेट की तैयारी के लिए। अच्छा। कि मैं फर्स्ट गेट की प्रिपरेशन करूंगी, भाई एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कि मैं बच्चे को अपने पास रख सकूं। तो आप जयपुर में रह करके फर्स्ट गेट की तैयारी कर रही थी सर। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब खूब अच्छी सब्जेक्ट ले रखी है, खूब ग्रेजुएशन अच्छी है, परसेंट वगैरह सब अच्छी है, तो नेट की करके देख एक बार। फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं फैमिली को भी परेशान ना कर सकूं और फाइनेंशियल खुद वो हो जाऊं। नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं हूँ पीछे। सास ससुर ने बोला कि हाँ मैं पीछे, तू टेंशन मत ले। और मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने बहुत
सपोर्ट किया, बोल कि कोई दिक्कत नहीं है, गुड़िया की कोई टेंशन नहीं है, हम रखेंगे या दादा दादी रखेंगे, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख। मतलब अच्छा मेरी दोनों परिवार है। तरफ की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को सर। तो ये सबके सपोर्ट से फिर तब भी मतलब एक बच्ची अपने माँ के पास ज्यादा रहना पसंद करती है, तो वो कितना टफ था कि अपनी बेटी को आप छोड़ करके और यहाँ सर तक जब मैं पहुंची? आती थी ना, मैंने उसके सामने कभी नहीं दिखाया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन एक माँ को जो फील होता है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है। मैं उसको छोड़ के आती थी ना, तो 5-6 दिन तक तो इतना रोती थी मैं अंदर ही अंदर, दिखाती नहीं थी मैं किसी को भी, बहुत दुखी रहती थी। फिर मैं ये सोचती थी कि वो बच्ची छोटी सी इतना समझती है, वो आज ही मेरे को ये कहती है, मम्मा जब आप जॉब लगोगे ना तो मैं आपके साथ रहूंगी। अच्छा, वो उसको ऐसा इतना करती? पता है कि मेरी मम्मा जॉब लगने के बाद मेरे को साथ रखेगी। बहुत बहुत समझदार है सर वो। मतलब अभी भी आपने उसको छोड़ करके रखा हुआ है? हाँ, स्कूल जाती है सर वो, तो एक LKG में बच्चे हो के लिए गई। कितना टफ है ये, और आपके लिए तो बहुत ज्यादा टफ है। जो बहुत आप टफ है सर, बहुत बहुत टफ है। मैं कुछ बोल नहीं सकती उसके बारे में, बट बहुत टफ है एक बच्चे को छोड़ना। तो पूनम, आप उस बच्ची को छोड़ी, जयपुर आई, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, और तैयारी करने के बाद फिर आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड ने जब आपको मोटिवेट किया थोड़ा JRF के लिए कि मतलब नेट की तैयारी नेट कर की लो, तैयारी तो आप कह रही हैं कि आपके बस की बात नहीं थी, आप ऐसा हाँ। उनसे बोल रही थी? मैंने बोला मेरे से नेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बच्चों से सुना कि नेट बहुत टफ होता है, नेगेटिव मार्किंग्स होती है। कौन थे वो बच्चे जिनसे आपने सुना? मेरे साथ के थे, ऐसे मेरे साथ बोलते के थे students, कि हाँ। उन्होंने पहले प्रिपरेशन की थी, उनका नहीं हुआ 2-4 बार में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो सोच लिया वो सब कर सकते हैं, तू करके देख एक बार। मैं चल ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं ट्राई करती हूँ। बाकी मेरी कोचिंग चल रही थी फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट पेपर की, सेकंड की मैंने नहीं ली थी सब्जेक्ट की, फर्स्ट पेपर चल रहा था। तो फिर बोले कि तू टाइम निकाल, सब्सक्रिप्शन ले ले कोई भी कोचिंग का। फिर मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से करूँ, कौन सी कोचिंग से करूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब उनका JRF हो गया, फिलहाल PhD चल रही है उनकी। तो उन्होंने बोला कि तू क्या एक नाम है बार, उनका? प्रियंका यादव। प्रियंका यादव। तो ये बोला कि आईफा से ले ले। फिर मैंने कहा कि यार ऐसे अचानक से सब्सक्रिप्शन लेना ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि यूट्यूब पे ऐसे डालते हैं क्लासे, बोला सारी क्लासे यूट्यूब के ऊपर है, तो एक बार पढ़ के देख ले, तेरे को बेस्ट लगे तो सब्सक्रिप्शन ले लेना। मैं ठीक है। मैं सर 1 बजे कोचिंग से आती थी, फर्स्ट पेपर कोचिंग चल रही थी, कोचिंग से आके खाना वाना अपना खा के फ्री होके मैंने फिर क्लास स्टार्ट की। मैंने सबसे पहले देखी KC सर की क्लास है, बायोकेमिस्ट्री की। ऐसे धीरे धीरे मैंने देखने लगी, फिर आपके देखी मैं प्लांट फिजियो वाली पहले क्लास है। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी तो अभी पढ़ाया था मैंने। हाँ, ये तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी ने मेरे पास शेयर की थी। फिर वो देखी मैंने आपकी जो बायोमोलिक्यूल वाली क्लास है। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें, मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए उससे। फिर उस फ्रेंड का फोन आया कि सब्सक्रिप्शन लिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये बेस्ट लग रहा है, मैं इसी से पढ़ूंगी। फिर टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट था सर, क्योंकि कोचिंग जाती थी, कोचिंग का भी मेरे को पढ़ना होता था। फिर भी मैंने साथ रात को क्लासे लेती थी, नोट्स बनाती थी, फिर 1-2 घंटे मिलते थे उसमें मैं रिविजन करती थी। फिर मैंने एग्जाम दिया। एक बार तो ऐसे दिया था कि मेरे को ये भी नहीं पता था कितनी यूनिट आती है इसमें, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने कहा फॉर्म भर दिया है। मैंने कहा फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता इसमें क्या आता है। बोल ठीक है, हाँ बोल कोई बात नहीं, एक बार देख के आते हैं। मेरे को ये भी नहीं पता था कि इसमें 3 सेक्शन आते हैं, फर्स्ट में क्या करना होता है, A में, B में, C में, कुछ नहीं पता था। मैं देने चली गई सर, मैं एग्जाम दे के आ गई। मैंने कहा कि हाँ क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चन कुछ ऐसे देखे हुए लगते हैं, बट मेरे से नहीं हो गए। मैंने तब ये बोला मेरे से नहीं होगा। तो पहली बार जब पेपर हाँ, देके आई तो आपको लगा कि मेरे से नहीं होगा। तब मैंने क्लास नहीं ली थी। हाँ। क्लास लेने के बाद फिर सर मैंने पेपर दिया, तो उसमें थोड़ा सा ठीक लगा मेरे को। फिर मैंने कहा कि इस बार तो मेरा नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ट्रस्ट दिलाती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम में करके दिखाऊंगी। बल्कि तू टेंशन मत ले, मैं साथ तो वो नेक्स्ट टाइम ये वाला था? हाँ, अरे ये वाह भाई, सर कुछ भी हो मैं तो करके जो आपने दिखाऊंगी। टाइमलाइन ली है उसमें अगर आप टारगेट को अचीव करते हो तो यही सफलता है। हाँ जी सर, मैंने उनको बोला कि अब मैं करके दिखाऊंगी। तो अब की बार फिर सर मेरा JRF हुआ। क्या बात है, 142 रैंक के साथ। तो कहानी तो बड़ी इंस्पायरिंग है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो तमाम सारे लोग इवन जो सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ते हैं, वो कई बहाने बताते हैं कि सर नोट्स बनाने में टाइम चला जाता है, सर ये करने में ऐसा हो जाता है, सर ये वो वैसा वैसा। नहीं सर, मैं ये मानती हूँ अगर इंसान अंदर से कुछ सोच लेना कि मैं कर सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता है। चाहे तो मैरिड हो चाहे बच्चे हो, कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर इंसान कुछ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो राजस्थान की बहादुरी देख रहे हो आप? जी सर, क्या बात है, जो आपने ठान लिया है वो आप करके रहोगे, कर सकते हैं सर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
तो मतलब आपने इसमें सब बता दिया कि आप कैसे रात रात में उठ करके नोट्स प्रिपेयर करती थी। अच्छा, जैसे मुझसे अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि पढ़ाई के लिए कितना समय देना चाहिए, क्यों? और मैं तो उनको कहता हूँ कि देखो समय वमय का मत देखो, जो आपने टारगेट किया है कि आज मुझे इतना पढ़ना है तो तुम्हें उतना पढ़ना चाहिए। अब उसमें 1 घंटे लग रहा है या 4 घंटे लग रहा है, वो कितना, हाँ आपने क्या किया था? मैं ये करती थी सर, जैसे आज मैंने जो क्लासेस ले ली ना और जिसके नोट्स बन गए, मेरा ये होता था कि चाहे कितना भी टाइम चला जाए, इनको आज मैं रिवाइज करके ही सोऊंगी। मतलब जो आज क्लास ली उसको आज ही रिवाइज करना है, मतलब कल के ऊपर नहीं टालना है। क्या बात है। कोचिंग जाती थी, कोचिंग का रिवाइज करके, कोचिंग का रिवाइज हो गया, अब मेरा ये बचा हुआ है, इसको मैं रिवाइज करूंगी। दोनों को मैंने साथ लेके चला। उसको ये सारे मिथ फेल होते जा रहे हैं कि 2 नाव पे पांव नहीं रखने चाहिए, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती। ये कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे मिथ निकल जा रहे हैं। इतना बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। फिर उसके बाद मैं रिवाइज करती थी सारी चीजें। फिर मेरे को मतलब 1 वीक के बाद ऐसा लगता था कि शायद मेरा पिछला पढ़ा हुआ सब भूल गई मैं, ऐसा लगने लग जाता था। कई बार मैं ऐसे थिंकिंग करती रहती थी तुम्हें भी लगता है ना? हाँ। कि ये चीज ऐसे पढ़ी, ये चीज ऐसे पढ़ी। फिर मैं खुद का एक्सपेरिमेंट करती थी, मॉक टेस्ट के देख लो आप। मैं वैसे यूट्यूब पे मॉक टेस्ट देख लेती थी, खुद उन चीजों को महसूस करती थी, ये चीजें मैंने पढ़ी है, ये टॉपिक मैंने पढ़े, मेरे को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि जो मैं जैसे मैं चल रही हूँ मैं सही चल रही हूँ, सही हिसाब से चल रही हूँ। और सही पूछो तो मैंने मेरे फ्रेंड सर्किल में भी किसी को ये नहीं बोला कि मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, किसी को भी नहीं बोला कि मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बहुत शांति से अपने नेट की तैयारी की, मैंने किसी को नहीं बोला मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ। अब रिजल्ट आने के बाद ये पता चला है कि इसका नेट हुआ है, कोई विश्वास नहीं कर रहा कि तूने तो तैयारी नहीं की, लेकिन जो करता है उसी को पता होता है। समझ गए। और सर शादी की बात ऐसी है, शादी की तो मेरे पापा बोलते थे कि शादी के बाद नहीं पढ़ पाएगी, मैं चाहता हूँ कि जॉब लग के ही शादी करता, शादी के बाद बेटा नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, वो मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने ये बातें गलत करके दिखा दी। उन्होंने कहा था जब तक पढ़ेगी तब तक हम पढ़ाएंगे, कभी इसको रोकेंगे नहीं किसी भी चीज में, जितना आगे बढ़ेगी उतना बढ़ने देंगे। एक तो पहले तो आपके जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसको पहले सलाम है, सल्यूट है। दूसरी बात, आपके ससुराल वालों को सल्यूट है कि उन्होंने इतना आपका साथ दिया। आपने वो सारी चीजों को, मतलब ये जो बातें होती है वो सब गलत साबित हो गई। नहीं सर, ऐसा जो एक टैग बना होता है कि इसके बाद ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता, आपने सब गलत साबित कर दिया है। और ये भी नहीं सर कि रिजल्ट आने के बाद मेरे को घर बिठा दिया, नहीं, रिजल्ट आया तब भी मैं जयपुरी थी और अब दीपावली पे होके आई हूँ, घर पे वापस से भेज दिया कि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, अपनी जा और पढ़ाई आगे की स्टार्ट कर। अभी भी मैं जयपुर से आई हूँ सीधा। क्या बात है। तो अभी आगे क्या करने का इरादा है? सर अब तो रिसर्च में ही जाना है। अब तो रिसर्च में ही जाना है। मैं सच बता रही हूँ, ट्रेजेक्टरी कहाँ से कहाँ निकल गई, मतलब आप क्या करना चाहती थी? था कि पीएचडी होती कैसे। अच्छा। मैं अपनी खुद की सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे को खुद को ये नहीं पता था कि रिसर्च में कैसे जाते हैं, जेआरएफ भी कुछ होता है। मैं ऐसे सोचती थी कि जैसे अपने एमएससी करते हैं ना, कि ऐसे नॉर्मली फॉर्म अप्लाई होते हैं और ऐसे पीएचडी हो जाती है। ऐसे नहीं पता था कि भाई ऐसे एग्जाम भी लगता है, फेलोशिप वगैरह भी मिलती है। मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ। तो ना फेलोशिप के बारे में पता था, ना एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था सर मेरे को। लेके अब लोग इंटरव्यू दे रही हैं और हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ, इतनी मेहनत कर लेते हैं, सारी बातें गलत साबित कर देते हैं और YouTube के भरोसे इतना सब कुछ पढ़ डालते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप आगे रिसर्च के लिए जाएंगी तो कहाँ जाने का सोचा है, कैसे? सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना रियल बात है कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आगे। ये है कि आप जैसे टीचर से ही मैं थोड़ा बोलूंगी कि भाई मेरे को बताओ कैसे क्या करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए अब अच्छा है, मेरे को आगे कौन सी साइड में जाना चाहिए। मैं आप जैसों से हेल्प लूंगी सर इस चीज में। बिल्कुल, हम जैसे बैठे ही हैं इसलिए हमको इस बात की सैलरी मिलती है, और सैलरी तो खाली पढ़ाने की मिलती है, लेकिन मेरा डेडिकेशन बच्चों के लिए बहुत गुरु है। सर गुरु होता है, मैं मानती हूँ। मेरे फैमिली के साथ साथ मेरे गुरु भी मेरे लिए बहुत अच्छे रहे मेरी लाइफ में। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको आईएफएस के बारे में तो आप कह रहे हैं कि पता ऐसे ही चल गया किसी फ्रेंड से, है ना? फिर आप यूट्यूब देखने लगे। आईएफएस की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? मतलब आपने देखो, ऐसी बात तो नहीं है कि आपने यूट्यूब पर सर्च किया सिर्फ आईएफएस मिला, नहीं, बहुत सारे सर्च किया होगा। बहुत सारे हैं सर। ऐसा क्या है जो आप यहाँ रुक गई? जो यहाँ के टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका होता है, समझाने का तरीका, एक
वो होता है ना कि इंसान जीरो लेवल से उठता है, तो वो बिल्कुल जीरो लेवल से समझाते हैं चीजों को कि इंसान गुमराह ना हो कि कैसे क्या हो गया उस चीज में, जीरो लेवल से समझाते थे। फिर मैं अगर नहीं समझ में आती ना, मैं क्लास को बिल्कुल लो करके समझती थी उस चीज को, नोट्स भी लिखती थी साथ साथ में। ये नहीं कि भाई मैंने तो पीडीएफ निकलवा ली, नहीं, खुद के सेल्फ नोट्स बनाती थी और फिर आराम से समझती थी उस चीज को। मतलब पढ़ाने का जो तरीका है ना, मेरे को बहुत बेस्ट लगा है, बहुत पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। गुड। तो ये हो गई आईएफएस की बात, आप वहां से यहाँ तक पहुंची। जी सर। आपका ये भी पता चल गया कि दिन भर में कितनी पढ़ाई करनी होती, तो आपने उसको भी लगभग बता दिया। मैंने घंटे कभी काउंट नहीं की। सुन रहे हो सर, बता दीजिए ना कितने घंटे, सर बता दीजिए ना। नहीं, कभी अभी भी नहीं करती मैं घंटे काउंट। और ये नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद मेरा मनोबल टूट गया, ऐसे हो गया भाई मेरा तो जीआरएफ हो गया, मेरे को आगे नहीं पढ़ना। नहीं, मैं उसी हिसाब से पढ़ रही हूँ, अपनी कोचिंग भी जा रही हूँ रोज, और ना मैं किसी को ये दिखाती हूँ भाई मेरा तो जीआरएफ हो गया। मेरी कोचिंग में कोई भी बच्चा नेट भी क्लियर नहीं है किसी का, मैंने अपना रिजल्ट तक किसी को नहीं बताया कि मेरा ऐसे जीआरएफ। मैं नॉर्मल रहती हूँ सबके साथ में, जैसी दिखती हूँ वैसे ही हूँ बस। अरे मैं कह रहा हूँ सीखो कुछ, ठीक है। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये सब सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी खुशी है आप बहुत संतुलित तरीके से उसको हैंडल कर रही हैं। आपकी सफलता तो बहुत संतुलित तरीके से बहुत खुश हूँ, बहुत। और मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली वाले खुश है, बहुत खुश है, बहुत। इस इंटरव्यू का इंतजार भी था बहुत टाइम पहले, मतलब दिवाली से पहले ही बातचीत हो चुकी थी। और ये था कि मैंने कहा था कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इंटरव्यू, और ऑफलाइन आकर के रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो ये लोग वहां से आए, वरना ऑनलाइन भी ले सकते थे। पर ऑनलाइन मैंने मना कर दिया, क्योंकि जो बात ऐसे आएगी ना, बातचीत करके। और क्या पूछना चाहते हो? रुको मैं और पूछता हूँ। तो पूनम आप ये बताइए कि यहाँ से आगे की जर्नी तो आपकी अभी तय नहीं है। नहीं सर। आप क्या राजस्थान में ही रुक करके रिसर्च को जारी रखना चाहती हैं, या फिर अगर दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे तो वहां पर दूसरे ऑप्शन मिलेंगे तो सर, अगर मेरे को बेस्ट मिली ना, यूनिवर्सिटी बेस्ट मिली, तो मैं वहां पे भी जाऊंगी। क्योंकि तो आप यूनिवर्सिटी से ही जाना चाहेंगी, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी पीएचडी? रिसर्च में भी जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इसकी बात। अब आप मुझे अपने एमएससी के कॉलेज के बारे में बताइए, क्योंकि जब आप एमएससी कर रही थी तो आपको कितना पता था जेआरएफ के बारे में, नेट के बारे में? तमाम सारे बच्चे ऐसे हैं। एमएससी की बात ये प्री चल रही थी, उस टाइम पे कोरोना था, कॉलेज नहीं गई एक दिन भी। अच्छा। उस टाइम पे एग्जाम भी नहीं गए, मेरी गुड़िया हो गई थी, छोटी थी गुड़िया, उस टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ पाई मैं फर्स्ट ईयर में। ये समझ लो उसको संभालती तो मैं क्या थी, घर वाले संभालते थे, बट छोटा बच्चा होता है ना तो चीजें संभालनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो उस टाइम पे नहीं पढ़ पाई। फिर सेकंड ईयर में एग्जाम लगे तो मैंने ये भी नहीं देखा था कि मेरा एमएससी का सिलेबस क्या है। मैंने नहीं देखा था एमएससी का सिलेबस भी क्या है। मैं इतनी डर गई थी कि ग्रेजुएशन में मैंने इतनी पढ़ाई की है और एमएससी में मैंने पढ़ाई नहीं की, पता नहीं मेरे पेपर बैक हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने ना ये सोच लो कि पेपर 2-2 रात पढ़ के मैंने एमएससी के पेपर दिए थे। मैंने पहले कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसे यूट्यूब से जैसे एक टॉपिक ले लिया, उसकी क्लास ले ली किसी भी सर की, ये नहीं देखा कौन से सर है क्या पढ़ा रहे। रात को गुड़िया सो जाती थी, उसके बाद क्लास ले लेके पढ़ के सुबह पेपर दे के आती थी एमएससी के। कॉलेज में सेकंड ईयर में भी नहीं जा पाई, कॉलेज नहीं गई मैं एमएससी में एक दिन भी। समझ रहे हो, ना कॉलेज गई ना किसी को अभी तक जेआरएफ के बारे में बताया। लेकिन ये है कि इसने अपनी तैयारी बहुत मेहनत से करी। आप सोच सकते हो कि घर से दूर रह करके, अपने बच्चे से दूर रह करके सिर्फ पढ़ना काम है, तो कितनी मेहनत कर रही होगी। मतलब आपका भी मन करता होगा। अच्छा, आपके ऐसे कुछ लोगों की हॉबीज होती है ना कि यार मुझे खाली समय में ये करना पसंद है, और ज्यादातर लोग अपनी हॉबीज को पूरा करने के चक्कर में वो अपने जरूरी टाइम को भी उसी में खपा रहे होते हैं। तो क्या मेरी ऐसी कोई मैन हॉबी नहीं है। मैं जब भी फ्री होती हूँ ना कि मेरे को लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही, तो मैं अपने घर वालों से बातें करती हूँ, मेरी गुड़िया को कॉल लगा देती हूँ, उससे बातें करती हूँ, घर वालों से बातें करती हूँ। बस मेरी कोई हॉबी नहीं है ऐसी कि मैं तो या तो ये पढ़ रही होती हैं और या तो घर वालों से बातें कर लेती हूँ। ऐसा कि मैं बाहर घूमूं, वहां जाऊं, आ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या बात है। तो पूनम जी सर, अब आप ये बताइए कि आपकी जो कहानी है ये तो बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को इंस्पायर करने वाली है। आप इन बच्चों से क्या कहना चाहती हैं? अपना मैसेज इनको कन्वे करिए। मैं जॉब तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम होगा दिसंबर में, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। एक तो ये बीच में छोड़ो मत, और लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट देना। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो जितने निकालेंगे ना उतने ही आगे बढ़ेंगे।
आज तक की तुम्हारी तैयारी बस वहीं पे जाके रुकेगी जितनी तुम लास्ट में रिवीजन कर पाओगे। अब शायद 2 महीने और बचे हैं। लास्ट महीने में तो ये सोचना कि वैसे पढ़ना छोड़ देना, जो तुमने पढ़ा है वो रिवीजन करना बस, अगर JRF निकालना है तो। और कंटिन्यूटी रखो, सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगी कि कंटिन्यूटी रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परिस्थिति सबकी होती है, कोई दिखा देता है कोई नहीं दिखाता, बस बात इतनी है। ठीक है, सिचुएशंस तो अलग अलग कठिन सबकी अलग अलग होती है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच पूनम। थैंक यू सर। आप यहाँ पर आई और बड़ा इंतजार था। नहीं सर, आपने प्लेटफॉर्म दिया मेरे को यहाँ बोलने के लिए। आप प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। मतलब ये प्लेटफॉर्म बना कैसे? हाँ जब स्टूडेंट प्यार करने लगे इतना सारा, तो ही तो ये प्लेटफॉर्म बना। तो ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। आप आइए ऐसे सफलता से। ये पूनम जो है, पूनम और इसके एक दोस्त है कुसुम, उसका भी इंटरव्यू आने वाला है। ये दोनों बहुत बढ़िया मिठाई लेकर के आई हैं, अच्छे वाले पेड़े लेकर के आई हैं। क्या गजब, खा के मजा ही आ गया। ठीक है, तो मैं जाता हूँ पेड़े खाने। आप सफलता का स्वाद चखिए और इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके अपने आप में ये आग भर लीजिए कि ठीक है, जब पूनम जैसी लड़की इतनी परिस्थितियों में रह करके ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। या तो आप अपनी परिस्थितियों को बहाना बना लीजिए, या तो अपने ऊपर फेंके गए ईंट से मकान बना लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, सफल होइएगा। थैंक यू।